नमस्कार विद्यार्थियों, एडुटेकन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 4, औद्योगिकरण का युग। यह अध्याय हमें उस दौर की कहानी बताएगा जब मशीनों, कारखानों और नई नई टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। तो चलिए इस अध्याय को समझने की शुरुआत करते हैं एक तस्वीर से। यह आपकी किताब का चित्र 1 है। इस तस्वीर का नाम है डॉन ऑफ द सेंचुरी, जिसका मतलब होता है सदी का उदय। इसे साल 1900 में ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने प्रकाशित किया था। जरा इस तस्वीर के बीचों बीच देखिए। यहां आपको एक देवी जैसी आकृति दिखाई देगी जिसके हाथ में नई सदी यानी 20वीं सेंचुरी की पताका है, एक झंडा है, और वो समय के पंखों वाले पहिए पर सवार होकर भविष्य की तरफ उड़ रही है। आप कह सकते हैं कि ये तस्वीर उस दौर की सोच को दिखाती है, एक मजबूत उम्मीद कि आने वाला समय बहुत तरक्की वाला होगा, प्रगति का समय होगा। अब जरा उस देवी के पीछे नजर डालिए। आपको तरक्की के कई निशान दिखाई देंगे। देखिए, रेलवे है, कैमरा है, मशीनें हैं, प्रिंटिंग प्रेस है और धुआं उगलते हुए कारखाने भी हैं। ये सारी चीजें मिलकर उस नए औद्योगिक युग की तारीफ कर रही हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। अच्छा, अब एक और तस्वीर देखते हैं। ये है चित्र 2। ये पहली तस्वीर के करीब 1 साल बाद 26 जनवरी 1901 को एक ट्रेड मैगजीन यानी व्यापार पत्रिका के कवर पर छपी थी। और इस तस्वीर का शीर्षक भी बड़ा मजेदार है, 2 जादूगर। अब जब हम इन दोनों तस्वीरों को साथ में देखते हैं ना, तो हमें 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए दिखाई देते हैं। पहली वाली तस्वीर तो बस आधुनिक तरक्की का जश्न मना रही है, लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर है, ये 2 दुनियाओं की तुलना कर रही है, आमने सामने रखकर। एक तरफ आधुनिक पश्चिम है तो दूसरी तरफ पारंपरिक पूर्व। इस 2 जादूगर वाली तस्वीर को ध्यान से देखिए। ऊपर की तरफ अल्लादीन है जो पूरब और गुजरे हुए कल का प्रतीक है। वो क्या कर रहा है? वो अपने जादुई चिराग से एक शानदार महल बना रहा है। और नीचे की तरफ कौन है? एक मैकेनिक। वो पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। वो अपने आधुनिक औजारों से नई नई चीजें बना रहा है, जहाज, पुल, बड़ी बड़ी इमारतें। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है कि इस नई दुनिया को बनाने वाला कोई अल्लादीन का जिन नहीं, बल्कि ये मैकेनिक है जो अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल रहा है। यहां पर एक शब्द आया है, प्राच्य, या अंग्रेजी में कहें तो ओरिएंट। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यह शब्द आमतौर पर उन देशों के लिए इस्तेमाल होता था जो भूमध्य सागर के पूरब में हैं, यानी कि एशिया के देश। और पश्चिमी सोच के हिसाब से ये प्राच्य देश पूर्वाधुनिक थे, पारंपरिक थे और थोड़े रहस्यमयी भी। आपके किताब में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये एक कहानी सुना रही हैं, एक जीत की कहानी। किसकी जीत? टेक्नोलॉजी की, नए नए आविष्कारों की, कारखानों की और रेलवे की। तो ये कहानी किस बारे में थी? देखिए, ये कहानी थी बहुत तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों की, नए नए आविष्कारों और इनोवेशंस की, कारखानों, रेलवे और भाप से चलने वाले जहाजों के फैलने की। और हां, इसी कहानी का एक हिस्सा था उपनिवेशों पर कब्जा करना, जहां औद्योगिक देशों ने दुनिया के दूसरे हिस्सों पर अपना दबदबा बनाया। तो ये तस्वीरें हमें प्रगति की एक बहुत ही शानदार एक तरफा कहानी दिखाती हैं। लेकिन क्या असलियत इतनी ही सीधी सादी थी? यहीं से हमारे कुछ बहुत जरूरी सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों का विकास ही है? क्या बस इतना ही था? और जरा आज के बारे में सोचिए, क्या आज भी हम अपनी रोज की जिंदगी में मशीनों और टेक्नोलॉजी की उसी तरह तारीफ करते हैं जैसे 100 साल पहले की जा रही थी? या अब हमें इसके कुछ नुकसान भी दिखने लगे हैं? तो जाहिर है इन सब सवालों के जवाब हमें ऐसे ही नहीं मिलेंगे। इनका जवाब पाने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास में गहरा उतरना पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि यह सब शुरू कैसे हुआ और समाज पर इसका असल में क्या-क्या असर पड़ा। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से 2 जगहों पर अपना ध्यान रखेंगे। पहला है ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि वो दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र था, सबसे पहले बदलाव वहीं आया। और दूसरा है भारत, जो उस समय ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। हम देखेंगे कि इन दोनों ही जगहों पर औद्योगिक बदलाव का तरीका कितना अलग-अलग था। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी किताब में दी गई एक छोटी सी गतिविधि पर भी विचार कर लेते हैं। ये हमें विषय को और बेहतर ढंग से सोचने में मदद करेगी। इस गतिविधि में आपको कुछ सोचने को कहा गया है।
पहला तो ये कि आप ऐसे 2 उदाहरण दें जहां आधुनिक विकास की तारीफ की जाती हो, और फिर विकास के कारण जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसके भी 2 उदाहरण दीजिए। आप पर्यावरण, परमाणु हथियारों या नई नई बीमारियों जैसी समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं जो इसी विकास की देन है। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस अध्याय के लिए हमारा जो सबसे बड़ा सवाल बनता है वो ये है, ये जो इतना बड़ा औद्योगिक बदलाव था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आखिर शुरू कैसे हुआ और कहां से शुरू हुआ? चलिए अब हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं, औद्योगिकरण का युग। ये एक ऐसा दौर था जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे और कब शुरू हुआ। अच्छा, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ऊंची ऊंची चिमनियां और मशीनों पर काम करते मजदूर, है ना? लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक पूरा परिवार अपने घर के आंगन में धागा बना रहा है। ये तस्वीर हमें बताती है कि फैक्ट्रियों के आने से बहुत बहुत पहले भी एक बड़े इंटरनेशनल मार्केट के लिए उत्पादन हो रहा था। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के इसी शुरुआती दौर को समझते हैं, वो समय जो असल औद्योगिक क्रांति के शुरू होने से भी पहले का था। इतिहासकार इंडस्ट्रियलाइजेशन के सबसे शुरुआती फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या हिंदी में कहें तो आदि औद्योगिकरण कहते हैं। अब ये प्रोटो या आदि का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे पहला या शुरुआती रूप। तो ये वो दौर था जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हो तो रहा था, लेकिन फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि गांवों में, लोगों के अपने घरों में। हुआ ये कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में शहरों के जो बड़े बड़े सौदागर थे वो गांवों की तरफ जाने लगे। वो किसानों और कारीगरों को एडवांस में पैसा देते थे और उनसे अपने लिए माल तैयार करवाते थे जिसे वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकें। अब सवाल ये है कि वो शहरों को छोड़कर गांव में क्यों जा रहे थे? वो इसलिए क्योंकि शहरों में जो क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स थे, मतलब जो कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। वो किसी भी नए व्यापारी को आसानी से शहर में काम शुरू नहीं करने देते थे। तो इन सौदागरों को लगा कि भाई गांव की तरफ जाना ही बेहतर है। लेकिन गांव के गरीब किसान और कारीगर इन सौदागरों के लिए काम करने पर राजी क्यों हुए? देखिए, इसकी भी कुछ वजहें थी। उस दौर में गांव में जो सबके लिए खुली जमीन होती थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लोगों के पास जो अपनी छोटी मोटी जमीन थी उससे पूरे परिवार का पेट पालना मुश्किल था। तो ऐसे में जब इन सौदागरों ने आकर उन्हें घर बैठे काम करने के लिए एडवांस पैसा दिया तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन गया। खेती के साथ साथ आमदनी का एक और जरिया मिल गया। ये जो पूरा प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था ना, ये एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह काम करता था। समझिए कैसे? सौदागर सबसे पहले एक स्टेपलर से ऊन खरीदता था, फिर उस ऊन को स्पिनर्स यानी सूत काटने वालों के पास ले जाया जाता, जो अक्सर किसान परिवारों की महिलाएं होती थीं। जब धागा बन जाता तो उसे बुनकरों, फिर फुलर्स और आखिर में रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। हर काम अलग अलग घरों में होता था और जब कपड़ा पूरी तरह तैयार हो जाता तो उसे फिनिशिंग के लिए लंदन भेजा जाता था और वहां से फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता। मतलब लंदन एक तरह से बस फिनिशिंग हब था, असली काम तो देहात में फैला हुआ। इस प्रोसेस में 2 नाम आए, स्टेपलर और फुलर। चलिए इनका मतलब भी समझ लेते हैं। स्टेपलर वो इंसान होता था जो ऊन को उसके रेशे मतलब फाइबर के हिसाब से अलग अलग करता था या स्टेपल करता था, और फुलर का काम था कपड़े को चुनटों के सहारे समेटना या इकट्ठा करना। इससे पता चलता है कि हर काम कितना स्पेशलाइज्ड था। लेकिन ये जो काम का बिखरा हुआ सिस्टम था ये धीरे धीरे बदलने वाला था, क्योंकि अब इंग्लैंड में कारखानों की स्थापना होने लगी थी और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। अब इस तस्वीर को देखिए, ये लंकाशायर की एक बहुत बड़ी कॉटन मिल है। याद है वो पहली तस्वीर जिसमें परिवार घर पर काम कर रहा था? उस तस्वीर और इस विशाल कारखाने के बीच का फर्क देखिए, कितना बड़ा बदलाव है। यही वो नया इंडस्ट्रियल लैंडस्केप था जो अब धीरे धीरे शक्ल ले रहा था। इस नए दौर का सबसे पहला सिंबल बना कॉटन यानी कपास। 18वीं सदी के आखिर में कॉटन का प्रोडक्शन एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर गया। अंदाजा लगाइए, 1760 में ब्रिटेन अपनी इंडस्ट्री के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चा कपास इंपोर्ट करता था, जो 1787 तक आते आते बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गया। अब ये प्रोडक्शन में इतना बड़ा उछाल आया कैसे? ये हुआ नई नई मशीनों और आविष्कारों की वजह से। इन मशीनों ने कताई, लपेटने जैसे हर स्टेप को पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। और फिर रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बनाई।
ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब सारी महंगी महंगी मशीनें एक ही छत के नीचे, एक ही मैनेजमेंट के अंडर लगाई जा सकती थीं। इससे हुआ ये कि प्रोडक्शन पर निगरानी रखना, क्वालिटी चेक करना और मजदूरों को रेगुलेट करना, सब कुछ बहुत आसान हो। लेकिन क्या इन कारखानों के आने से सब कुछ रातों रात बदल गया? क्या ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ? चलिए अब जरा इस इंडस्ट्रियल चेंज की रफ्तार को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये देखिए 1857 के मैनचेस्टर शहर की तस्वीर। चारों तरफ सिर्फ फैक्ट्रियों की चिमनियां ही चिमनियां दिख रही हैं। इस तस्वीर को देखकर तो यही लगता है कि औद्योगिकरण बहुत तेजी से और हर जगह फैल गया था। पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। असल में ये बदलाव उतना तेज नहीं था जितना हमें लगता है। पहली बात तो ये कि जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज थीं वो थीं कॉटन और मेटल्स। इनके अलावा बाकी ज्यादातर सेक्टर अभी भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रहे थे। मतलब ये बदलाव हर जगह एक जैसा नहीं हो रहा था। दूसरी बात, नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, तो जो व्यापारी और उद्योगपति थे वो एकदम से इन्हें अपनाने में हिचकिचा रहे थे। ऊपर से ये मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और इनकी मरम्मत का खर्चा भी बहुत ज्यादा था। और तो और ये उतनी भी एफिशिएंट नहीं थी जितना इनके बनाने वाले दावा करते थे। इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। ये 1849 की एक रेलवे फैक्ट्री की फिटिंग शॉप है। इसमें हमें मशीनें भी दिख रही हैं, पर साथ ही साथ हाथ से काम करते हुए मजदूर भी दिख रहे हैं। ये इस बात का एकदम साफ सबूत है कि मशीनों ने आते ही हाथ से काम करने वाले मजदूरों को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर दिया था। दोनों साथ साथ चल रहे थे। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, आज ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि 19वीं सदी के बीच में जो एक आम मजदूर था वो कोई मशीन ऑपरेटर नहीं था। वो वही पुराना पारंपरिक कारीगर और मजदूर था। फैक्ट्रियों में मशीनों पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या अभी भी बहुत कम थी। इसको एक उदाहरण से समझिए। स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन, जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिंबल माना जाता है, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे और इनमें से भी ज्यादातर कॉटन माइनिंग और वूल इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल हो रहे थे। बाकी इंडस्ट्रीज में तो इसका इस्तेमाल बहुत बाद तक भी सीमित ही रहा। ये दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की रफ्तार असल में कितनी धीमी थी। तो आज की इस क्लास में हमने ये समझा कि औद्योगिक बदलाव कोई धमाका नहीं था, बल्कि एक बहुत धीमी और असमान प्रक्रिया थी। इसमें पारंपरिक कारीगर और हाथ का काम लंबे समय तक बहुत महत्वपूर्ण बना रहा। तो अभी सवाल सोचना जरूरी है कि अगर 19वीं सदी के बीच में एक आम मजदूर मशीन ऑपरेटर नहीं बल्कि एक पारंपरिक कारीगर था, तो फिर ये औद्योगिक क्रांति के बारे में हमें असल में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर। औद्योगिक क्रांति, ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, नई नई मशीनें और तरक्की की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन इस कमाल की तरक्की के पीछे एक और कहानी छिपी है। ये कहानी है उस भारी कीमत की जो आम लोगों ने चुकाई। तो चलिए आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखें। साल है 1879। लंदन की एक ऐसी सुबह जिसमें हड्डियां तक कांप जाएं और ये लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इन शहरों में? क्यों लाखों लोग अपना सब कुछ, अपना गांव, अपना घर पीछे छोड़कर एक अनजान सी, अनिश्चित सी जिंदगी की तरफ खींचे चले आ रहे थे? और इस क्यों का जवाब एक छोटा सा शब्द है, उम्मीद। जी हां, उस वक्त के लोगों के लिए ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर के जंगल नहीं थे। ये एक वादा थे, एक बेहतर जिंदगी का वादा, एक नए कल का सपना। तो विक्टोरियाई ब्रिटेन में शहर जैसे चुंबक की तरह लोगों को खींच रहे थे। एक ऐसी लहर चल पड़ी थी कि गांव के गांव खाली हो रहे थे। सबको लगता था कि काम मिलेगा, एक मॉडर्न लाइफ होगी, और इसी आस में इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हो गया। लेकिन सपने और हकीकत में अक्सर एक बड़ा फासला होता है, और शहर पहुंचने पर इस बेहतर जिंदगी के वादे की जगह एक बहुत ही कड़वी सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। काम मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये सुनिए, ये उस दौर के एक मजदूर के अपने शब्द हैं। सोचिए जरा, हमेशा से लंदन जाने का सपना, पूरा रास्ता पैदल, हर शहर में काम ढूंढते हुए, और जब लंदन पहुंचे तो 3 हफ्तों के इंतजार के बाद जाकर कहीं एक दिन का काम मिला। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात पता है क्या है? ये कोई एक इंसान की कहानी नहीं थी, ये उस दौर के लाखों लोगों की हकीकत थी। तो आखिर काम मिलता कैसे था? सच तो ये है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं था। कोई सिस्टम था ही नहीं। सब कुछ चलता था
जान पहचान पर, रिश्तेदारों के भरोसे। ज्यादातर काम आते जाते रहते थे, यानी सीजनल। जैसे सर्दियों में गैस फैक्ट्री में काम मिल गया तो गर्मियों में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। मतलब लंबे लंबे वक्त तक बेरोजगार रहना एक आम बात थी। शहर पहुंच गए इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि काम मिल ही जाएगा। जिंदगी पूरी तरह से अनिश्चित थी। और इस पहले से ही मुश्किल जिंदगी में एक नया डर आ गया। एक ऐसा डर जो पहले कभी नहीं था, मशीनों का डर। ये तरक्की का एक नया चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जो इंसानों के काम को ही खत्म कर रहा था। और इस नए डर का नाम था स्पिनिंग जेनी। देखने में तो ये बस लकड़ी और लोहे का एक अनोखा सा ढांचा है, लेकिन उस वक्त के हाथ से काम करने वाले मजदूरों के लिए ये उनके फ्यूचर पर, उनकी रोजी रोटी पर एक सीधा हमला थी। तो ये स्पिनिंग जेनी करती क्या थी? ये 1764 में जेम्स हारग्रीव्स का एक इन्वेंशन था, और इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो जैसे क्रांति ही ला दी। इस मशीन से एक ही वर्कर एक साथ कई धागे काट सकता था। मतलब प्रोडक्शन आसमान छूने लगा। पर इसका एक दूसरा पहलू भी था। प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन इंसानी हाथों की कीमत वो एकदम से गिर गई। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा? उन लोगों पर, खासकर उन महिलाओं पर जिनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा घर हाथ से कताई करने पर ही चलता था। उनके लिए ये मशीन कोई तरक्की नहीं थी, ये एक बुरा सपना थी जो सच हो गया था। उनका सालों का हुनर, उनकी कला एक मशीन ने रातों रात बेकार कर दिया था। तो जब काम ही नहीं था तो शहर में जीना कैसा था? जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग बन गया था। ये तस्वीर, ये उस दौर की बेबसी को एकदम साफ दिखाती है। ये लोग हैं जो वर्कहाउस के बाहर लाइन में लगे हैं। वर्कहाउस यानी कामगार गृह। किस लिए? सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अंदर एक रात गुजारने के लिए एक टिकट मिल जाए, सिर पर एक छत मिल जाए। ये आखिरी सहारा था। और जिनके पास ये आखिरी सहारा भी नहीं था, उनका क्या? उनके लिए सड़कें ही घर थीं, पुलों के नीचे सोना ही किस्मत थी। रात गुजारने के लिए कैजुअल वार्ड्स या नाइट शेल्टर्स होते थे। पर सरकार का रवैया भी अजीब था। मदद से ज्यादा उन पर शक किया जाता था। उन्हें अयोग्य गरीब कहा जाता था, यानी ऐसे गरीब जो मदद के लायक ही नहीं है। माना जाता था कि गरीबी उनकी अपनी गलती है। कोई सोशल सेफ्टी नेट, कोई सुरक्षा, कुछ भी नहीं था। और ये समस्या कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 75%। जी हां, 1850 के दशक तक कुछ शहरों में इतनी गरीबी थी कि वहां की 75% आबादी अत्यंत गरीब थी। इमेजिन कीजिए, 3/4 लोग। ये आंकड़ा दिमाग हिला देने वाला है। लेकिन इन सारी मुश्किलों, इन सारी तकलीफों के बीच एक और चीज हो रही थी। ब्रिटेन हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा था। एक बिल्कुल नया देश, एक नई सोसाइटी जन्म ले रही थी। ये जो नए औद्योगिक युग की शान थी, ये मैनचेस्टर का रेलवे स्टेशन, ये बड़े बड़े कारखाने, ये विशाल शहर, ये सब बने कैसे? इन्हीं मजदूरों के खून पसीने से। ये वो तरक्की की तस्वीर थी जो पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर की नींव में लाखों करोड़ों अनजान लोगों का संघर्ष दमा हुआ था। तो इन फैक्ट्रियों और गंदी बस्तियों में एक नए शहरी मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। एक ऐसा क्लास जो पहले कभी था ही नहीं, और इसने समाज का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं था, ये एक पूरी सामाजिक क्रांति थी। और ये वही वर्किंग क्लास है जो आज भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा है। और अब आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी को आज से जोड़ता है। सोचिए, जिस तरह उस जमाने के वर्कर्स स्पिनिंग जेनी से डरते थे कि ये उनकी नौकरी छीन लेगी, उन्हें बेकार बना देगी, क्या आज हमें वैसा ही डर एआई और ऑटोमेशन से नहीं लगता? कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, पर उसकी गूंज जरूर सुनाई देती है। ये कहानी हमें एक सबक देती है, तरक्की और इंसानियत के बीच संतुलन का। सोचने वाली बात है ना, नहीं? आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय को समझने जा रहे हैं, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। और इस पूरी कहानी को हम भारतीय कपड़ा उद्योग के नजरिए से देखेंगे। तो चलिए आज की पड़ताल हम एक बहुत ही अहम सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय बुनकर, जो कभी दुनिया के व्यापार पर राज करते थे, वो अंग्रेजी शासन के आते आते बर्बादी की कगार पर पहुंच गए? देखिए, एक जमाना था जब भारत का समुद्री व्यापार फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर और दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों तक फैला हुआ था। ये नक्शा उसी सुनहरे दौर की गवाही दे रहा है। चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया था। उस जमाने को भारतीय कपड़े का युग भी कहते थे। और सच में ये भारतीय टेक्सटाइल्स का एक सुनहरा दौर था।
दुनिया भर के बाजारों में भारत में बने रेशमी और सूती कपड़ों का दबदबा था। भारत का जो महीन कपड़ा होता था ना, उसकी क्वालिटी का कोई मुकाबला ही नहीं था। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था। आप समझिए, व्यापारियों, दलालों और बुनकरों का एक बहुत ही संगठित, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था जो इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को चलाता था। जो भारतीय व्यापारी थे, जिन्हें सौदागर कहा जाता था, और जो दलाल थे, वो इस नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी थे। यही लोग प्रोडक्शन में पैसा लगाते, बुनकरों को एडवांस यानी पेशगी देते और फिर तैयार माल को सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। लेकिन फिर 1750 के दशक के आते आते ये जो पुराना भारतीय नेटवर्क था, ये बिखरने लगा। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंपनियां धीरे धीरे बहुत ताकतवर होती जा रही थी और उन्होंने व्यापार पर अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली जमाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सूरत और हुगली जैसे पुराने ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सेंटर्स कमजोर पड़ गए और उनकी जगह ले ली बम्बई और कलकत्ता जैसे नए औपनिवेशिक बंदरगाहों ने, जिन पर पूरी तरह से यूरोपियन कंपनियों का कंट्रोल था। ये जो बदलाव आया, उसे आप इन दो तस्वीरों में बहुत साफ साफ देख सकते हैं। बाईं तरफ 17वीं शताब्दी का सूरत बंदरगाह है। देखिए, यहाँ चहल पहल तो है, पर अंग्रेजी फैक्ट्री भारतीय व्यापारिक दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा लग रही है। वहीं दाईं तरफ देखिए, यह 18वीं शताब्दी के अंत का बंबई बंदरगाह है, जहां बड़े बड़े यूरोपीय जहाजों का दबदबा साफ नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ बंदरगाहों का बदलना नहीं था, ये असल में आर्थिक सत्ता के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का जीता जागता सबूत था। तो बंदरगाह बदल गए, सत्ता बदल गई, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि उन बुनकरों का क्या हुआ जिनके हुनर पर यह पूरा व्यापार टिका हुआ था। देखिए, 1760 के दशक के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता मजबूत कर ली, तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, व्यापार से अपने सारे राइवल्स को हटाना और कपड़ा व्यापार पर पूरी तरह से अपनी मोनोपोली कायम करना। और कंपनी के नई नीतियों का सीधा असर बिल्कुल गुजरात के इस कारीगर जैसे लाखों बुनकरों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी पर पड़ना था। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका काम करने का तरीका और उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो कंपनी ने बुनकरों पर अपना शिकंजा कसने के लिए एक बहुत सोची समझी दो तरफा रणनीति अपनाई। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो पारंपरिक सौदागर और दलाल थे, उन्हें खेल से ही बाहर कर दिया और उनकी जगह गुमाश्ता नाम के सैलरीड सर्वेंट्स यानी वेतन पर रखे गए कर्मचारी नियुक्त कर दिए। इन गुमाश्तों का काम था बुनकरों पर नजर रखना, उनसे माल इकट्ठा करना और कपड़े की क्वालिटी जांचना। और दूसरा कदम जो उन्होंने उठाया वो और भी खतरनाक था। कंपनी ने पेशगी यानी एडवांस कर्ज की एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जिसने बुनकरों को एक तरह से कंपनी का गुलाम बना दिया। जो बुनकर एक बार ये कर्ज ले लेता, वो अपना माल किसी और को बेच ही नहीं सकता था, उसे सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही बेचना पड़ता था। अब जाहिर है, इस नई व्यवस्था के जो नतीजे हुए वो बहुत ही भयानक थे। बुनकरों ने मोल भाव करने की आज़ादी खो दी, क्योंकि अब कीमत कंपनी तय करती थी, बुनकर नहीं। ये जो गुमाश्ते थे, ये अक्सर बाहरी लोग होते थे और इनका बर्ताव बहुत घमंड भरा होता था। तो बुनकरों के साथ इनके टकराव और झगड़े आम बात हो गए। इस शोषण से तंग आकर कर्नाटक और बंगाल में कई बुनकरों ने तो अपने गांव ही छोड़ दिए और कुछ ने तो अपना पुश्तैनी काम छोड़कर पेट पालने के लिए खेती मजदूरी करना शुरू कर दिया। बुनकरों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। असल में अब तो उनके सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी, जो सीधे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से जुड़ी थी। ये थी भारत के बाजारों में मैनचेस्टर के बने कपड़ों की बाढ़। ये एक ऐसा औद्योगिक हमला था जिसका सामना करना हाथ से काम करने वाले बुनकरों के लिए लगभग नामुमकिन था। बुनकरों के लिए पहली बड़ी समस्या क्या हुई कि उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था, जो निर्यात बाजार था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगाइए, 1811-12 में भारत के कुल निर्यात में सूती कपड़े का हिस्सा 33% हुआ करता था और 1850-51 तक ये गिरकर सिर्फ 3% रह गया। सोचिए कितना बड़ा झटका था ये। ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़े ने इंटरनेशनल मार्केट पर कब्जा कर लिया था। और दूसरी तरफ जो इससे भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ, वो था भारत के अपने ही बाजार का सिकुड़ना। मैनचेस्टर की मिलों में बने सस्ते मशीन से बने कपड़ों से भारत के बाजार पट गए। हालत ये हो गई कि 1870 के दशक तक भारत में जितना भी सामान इंपोर्ट होता था, उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ब्रिटेन के बने सूती कपड़ों का था। हमारे स्थानीय बुनकर इस कीमत और इतनी बड़ी मात्रा में बन रहे कपड़े का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे।
ये जो दोहरी मार पड़ी ना, एक तरफ निर्यात खत्म, दूसरी तरफ अपना बाजार भी हाथ से गया। इससे जो इंसानी त्रासदी हुई उसे उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने 1834 में कहा था, व्यापार के इतिहास में इस दुर्दशा की कोई मिसाल नहीं मिलती। सूदी बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। सोचिए ये कितनी दर्दनाक तस्वीर पेश करते हैं उनके ये शब्द। और ये सिर्फ किसी बड़े अफसर की टिप्पणी नहीं थी, ये जमीनी हकीकत थी। उस समय की एक रिपोर्ट में पटना के बुनकरों की हालत के बारे में लिखा गया था, लेकिन अब पिछले 2 साल से उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, वे बहुत ज्यादा संकट में हैं। ये शब्द उस दौर के लाखों बुनकरों की पीड़ा को सीधे सीधे हम तक पहुंचाते हैं। जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में बुनकर, जो पहले से ही अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सामने कुछ और नई और भी गंभीर समस्याएं आकर खड़ी हो गईं। ये एक तरह से उनके ताबूत में आखिरी कीलों की तरह साबित हुई। इनमें से पहली समस्या आई हजारों मील दूर की एक घटना की वजह से, अमेरिकी गृह युद्ध। हुआ ये कि 1860s के दशक में जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा, तो वहां से ब्रिटेन को जो कपास की सप्लाई जाती थी वो अचानक बंद हो गई। अब अपनी मिलों को चालू रखने के लिए ब्रिटेन ने भारत की तरफ देखा और यहां से भारी मात्रा में कच्चा कपास एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत के अंदर ही कच्चे कपास के दाम आसमान छूने लगे। अब सोचिए बुनकरों की हालत। उनके सामने एक बिल्कुल नया संकट था। अब उन्हें सिर्फ अपने बनाए कपड़े के लिए खरीदार नहीं मिल रहे थे, बल्कि अब तो उन्हें कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल यानी कपास ही नहीं मिल पा रहा था। वो इतना महंगा हो गया था कि उसे खरीदना ही लगभग नामुमकिन हो गया। और जो आखिरी चुनौती थी वो तब आई जब 19वीं सदी के अंत तक भारत में ही कपड़े बनाने के कारखाने लगने शुरू हो गए। अब बुनकरों को सिर्फ मैनचेस्टर के माल से नहीं, बल्कि भारत की ही मिलों में बने मशीन निर्मित कपड़ों से भी मुकाबला करना पड़ रहा था। हथकरघा उद्योग के लिए यह एक और बहुत बड़ा झटका था, जिससे उबरना बेहद मुश्किल था। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो ये कई पड़ावों से गुजरी। सबसे पहले 1750 के दशक में पुराने बंदरगाह कमजोर पड़े। फिर 1770 के दशक में कंपनी की दमनकारी गुमाश्ता और पेशगी व्यवस्था आई। उसके बाद 1800 की शुरुआत में मैनचेस्टर के माल ने बाजार पर कब्जा कर लिया। फिर 1860 के दशक में कच्चे कपास का संकट पैदा हुआ और आखिर में भारत के अपने कारखानों ने रही सही कसर पूरी कर दी। इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक फले फूले उद्योग को पूरी तरह से तबाह कर दी। तो आज की इस क्लास को खत्म करते हुए मैं आप सब के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप जरूर सोचिएगा। भारत के बुनकरों की ये कहानी हमें ये कैसे दिखाती है कि उपनिवेशवाद का किसी देश की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों पर कितना गहरा और कितना लंबे समय तक असर पड़ता है। इस पर विचार कीजिएगा। पिछले अध्याय में हमने ये तो देख लिया कि भारत में शुरुआती कारखाने कैसे बने, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। इन कारखानों को आखिर चला कौन रहा था? मतलब पैसा कौन लगा रहा था और इनमें दिन रात मेहनत कौन कर रहा था? तो चलिए आज इन्हीं लोगों की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, मतलब फाइनेंसियर्स की। ये जो इतने बड़े बड़े कारखाने खुल रहे थे, इनके लिए पैसा आ कहाँ से रहा था? कौन थे वो लोग जो इतना बड़ा, आप कह सकते हैं, रिस्क उठा रहे थे? देखिए, ये पैसा अचानक से नहीं आया था। इसकी एक लंबी कहानी है। जरा सोचिए, समंदर के रास्ते बड़े बड़े जहाज़ों पर भारत से अफीम चीन जा रही है और फिर वहां से चाय के जहाज वापस आ रहे हैं। और ये सिर्फ चीन की बात नहीं है, बर्मा हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर ईस्ट अफ्रीका, भारतीय व्यापारियों का एक पूरा नेटवर्क, एक जाल फैला हुआ था। इसी ट्रेड, इसी खरीद फरोख्त से उन्होंने वो कैपिटल जमा किया, वो दौलत जमा की, जिसने आगे चलकर भारत की इंडस्ट्री की नींव रखी। ये जो तस्वीर में आप चेहरे देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये हैं टाटा परिवार के वो दूरदर्शी लोग जिन्होंने व्यापार से कमाए हुए पैसे को एक बहुत बड़े सपने में लगाया। और वो सपना क्या था? वो सपना था भारत का अपना खुद का लोहा और इस्पात का कारखाना। ये सपना 1912 में जमशेदपुर में सच हुआ। आप समझ सकते हैं, ये भारतीय उद्योग के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। लेकिन मैदान में सिर्फ भारतीय खिलाड़ी नहीं थे। खेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के कब्जे में था। चाहे चाय कॉफी के बागान हो या फिर खदानें, हर जगह उनका दबदबा था। और वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने अपनी ट्रेड बॉडीज बना रखी थी, जिसमें अक्सर
भारतीय व्यापारियों को घुसने तक नहीं दिया जाता था। तो ये मुकाबला हम कह सकते हैं बराबरी का तो बिल्कुल नहीं था। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। हमने पैसे की बात तो कर ली, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके दम पर ये कारखाने चलने थे, मतलब द वर्कफोर्स। कारखाने तो खड़े हो गए, लेकिन इन भारी भरकम मशीनों को चलाएगा कौन? जब फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं उठने लगा तो सवाल ये था कि उनमें काम करने के लिए लाखों मजदूर आए कहां से? एक अंदाजा लगाने के लिए ये आंकड़ा देखिए। साल 1901 तक भारत के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या थी 5,84,000। सोचिए जरा, 5,84,000 लोग। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी संख्या थी। और इसके बाद तो जैसे एक सैलाब ही आ गया। सिर्फ 45 साल बाद 1946 तक ये संख्या बढ़कर हो गई 24,36,000, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा का उछाल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से भारत का औद्योगिक चेहरा बदल रहा था। तो सवाल ये है कि ये लाखों लोग आ कहां से रहे थे? देखिए, ज्यादातर मजदूर आसपास के जिलों से ही आते थे। ये वही किसान और कारीगर थे जिनके लिए अब गांव में गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, जिनकी खेती या पुश्तैनी काम अब उनका पेट नहीं भर पा रहा था। जैसे बंबई की कपड़ा मिलों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आते थे, या कानपुर की मिलों में काम करने के लिए कानपुर जिले के ही गांव से लोग आते थे। इस तस्वीर को देखिए जरा ध्यान से। ये 20वीं सदी की शुरुआत में मुंबई की एक मिल के युवा कामगार हैं। इनके चेहरों पर आपको शहर की थकान शायद दिख जाए, लेकिन एक दिलचस्प बात ये थी कि जब ये लोग वापस अपने गांव जाते थे ना, तो कोशिश करते थे कि अच्छे से तैयार होके जाएं, अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि ये उनके लिए एक तरह से शहर में उनकी मेहनत और कमाई का सबूत होता था, एक इज्जत की बात थी। अब देखिए, जैसे जैसे शहरों में काम की खबर गांवों तक पहुंची, लोग अपनी किस्मत आजमाने आने लगे। लेकिन शहर आकर उन्हें पता चलता था कि काम ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। मिल के गेट के अंदर घुसना बहुत मुश्किल काम था। नौकरियां तो थीं, पर नौकरी चाहने वालों की संख्या हजारों में थी। तो फिर सवाल उठता है कि इस भीड़ में किसी को नौकरी मिलती कैसे थी? वो कौन सा जरिया था? किसकी पहचान काम आती थी? बस यहीं पर कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की एंट्री होती है। इस तस्वीर में इस व्यक्ति को देखिए। इनके कपड़े, इनकी पगड़ी, इनके खड़े होने का अंदाज, सब कुछ इनकी ताकत और इनके रुतबे की कहानी कह रहा है। ये थे जॉबर। मिल मालिक अक्सर इन्हीं पुराने और भरोसेमंद कर्मचारियों पर यकीन करते थे कि ये गांव से सही और भरोसेमंद मजदूर ढूंढ कर लाएंगे। तो ये जॉबर था कौन? असल में जॉबर कोई बाहर का आदमी नहीं होता था। वो उद्योगपतियों का एक पुराना और भरोसेमंद कर्मचारी होता था। उसे अक्सर सरदार या मिस्त्री भी कहते थे। उसका काम था नए मजदूरों की भर्ती करना। वो अपने गांव से लोगों को लाता, उन्हें नौकरी का भरोसा देता और शहर में बसने के लिए उनकी मदद भी करता था। और इसी मदद के साथ आती थी बेहिसाब ताकत। धीरे धीरे जॉबर अधिकार और शक्ति वाला व्यक्ति बन गया। वो मजदूरों की जिंदगी पर काबू रखने लगा। अब वो नौकरी दिलाने के बदले में पैसे और तोहफों की मांग करने लगा। वो अपने मजदूरों के लिए एक छोटा मोटा राजा ही बन गया था। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं थीं, ये उस दौर की हकीकत थी। बंबई के एक मिल मजदूर का ये बयान सुनिए। मिल मैनेजर मुझे एक जॉबर के पास भेजता था। मैं एक जॉबर का आदमी था। जॉबर मुझे पीटता था और मुझसे पैसे लेता था। ये कुछ शब्द उस दौर की पूरी बेबसी और शोषण की कहानी बयान कर देते हैं, जिसमें बेचारा मजदूर फंस चुका था। तो चलिए मान लेते हैं कि जॉबर की मेहरबानी से किसी को नौकरी मिल भी गई। अब आगे क्या? मिल के उस बड़े से गेट के अंदर की दुनिया कैसी थी? वहां जीवन कैसा था? इस बात को समझने के लिए भाई भोसले की कहानी सुनते हैं, जो बाद में बंबई के एक बड़े ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता बने। वो बताते हैं, जब मैं एक मिल में काम करने गया तो मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे चाचा मुझे मिलने गए। मैं उस दिन से लगातार वहां काम करता रहा। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र। ये उस दौर की एक कड़वी सच्चाई थी, जहां बचपन अक्सर मशीनों के शोर में खो जाता था। अब इस तस्वीर को देखिए। ये अहमदाबाद की एक मिल के कताई विभाग यानी स्पिनिंग डिपार्टमेंट की तस्वीर है। इसमें आपको ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हुई दिखेंगी। ऐसा अक्सर होता था कि कारखानों में काम बटा होता था और कुछ खास काम जैसे कि कताई का काम ज्यादातर महिलाएं ही करती थीं। तो कुल मिलाकर ये एक पूरा सिस्टम बन गया था, जिसने भारत के शुरुआती औद्योगिक समाज को एक शक्ल दी।
इस सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से थे। सबसे ऊपर थे उद्योगपति जो पैसा लगाते थे और कारखाने खोलते थे, बीच में थे जॉबर जो मजदूरों की भर्ती करते थे और उन पर अपना नियंत्रण रखते थे, और इस सिस्टम की बुनियाद थे वो लाखों लाख श्रमिक जो अपना गांव घर छोड़कर इन कारखानों में अपनी जिंदगी खपा रहे थे। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये समझा कि भारत का उद्योग सिर्फ मशीनों और इमारतों से नहीं बना था। ये बना था भारतीय उद्यमियों के रिस्क लेने की क्षमता से, लाखों मजदूरों के पसीने से और जोबर जैसे बिचौलियों की ताकत और शोषण से। जैसा कि हम एडुटॉकिन में हमेशा समझने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक मिलीजुली और उलझी हुई दुनिया थी जिसने हमारे आज के भारत की नींव रखी। हमने भारत में शुरुआती फैक्ट्रियों की स्थापना के बारे में पढ़ा था, है ना? तो आज हम उसी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और भारत के औद्योगिक विकास के कुछ ऐसे खास पहलुओं को समझेंगे जो इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी अलग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो उस दौर में भारत के औद्योगिक उत्पादन पर यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज का पूरा दबदबा था। आप जानते हैं, इन एजेंसियों ने चाय और कॉफी के बागानों में खनन यानी माइनिंग में और नील और जूट जैसे खास सेक्टर्स में बहुत सारा पैसा लगा रखा था। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में भारतीय उद्योगपतियों के लिए इन बड़े मैदानों में यूरोप के लोगों से टक्कर लेना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ा। देखिए, उस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय उद्योगपतियों ने अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू की तो उन्होंने बहुत होशियारी से मैनचेस्टर के बने बनाए माल से सीधा मुकाबला करने की कोशिश ही नहीं की। वजह ये थी कि ब्रिटेन से जो कपड़ा भारत आता था वो बहुत ही बारीक धागे का बना होता था, जबकि हमारे यहाँ के जो बुनकर थे उन्हें मोटे धागे की जरूरत पड़ती थी। इसलिए भारत की शुरुआती सूती मिलों ने बारीक कपड़ा बनाने के बजाय मोटा सूती धागा बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगाया। तो इस पूरी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। शुरू में तो भारतीय मिलें जो धागा बनाती थी उसे या तो भारत के ही हथकरघा बुनकर इस्तेमाल कर लेते थे या फिर उसे चीन भेज दिया जाता था। लेकिन फिर देखिए, 1906 के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोगों से अपील की गई कि विदेशी सामान, खासकर कपड़ों का बहिष्कार करें और सिर्फ भारत में बनी चीजों का ही इस्तेमाल करें। बस इसी से भारतीय उद्योगपतियों के लिए एक सुनहरा मौका खुल गया। अब उन्होंने धागे के बजाय सीधे कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनके बनाए कपड़े के लिए देश के अंदर ही एक सुरक्षित बाजार तैयार हो चुका है। तो जैसे जैसे भारतीय व्यापारियों का कारोबार बढ़ने लगा, उन्हें ये महसूस हुआ कि अपने सामूहिक हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई, बाहर से आने वाले माल पर टैक्स बढ़ाओ और हमें कुछ और रियायतें दो। इसी मकसद से उन्होंने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि मद्रास चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिसकी ये इमारत आप देख रहे हैं। अब तक तो सब कुछ एक दिशा में चल रहा था, लेकिन फिर आया पहला विश्व युद्ध और इसने भारत के औद्योगिक समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये सोचने वाली बात है ना, कि आखिर यूरोप में हो रहे एक युद्ध ने भारत के उद्योगों के लिए अचानक से इतने बड़े मौके कैसे बना दिए। चलिए इसके पीछे के कारणों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, हुआ यूं कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन के सारे कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने में लग गए। इसका सीधा असर ये हुआ कि मैनचेस्टर से भारत आने वाला माल एकदम से घट गया और रातों रात भारतीय मिलों को सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब युद्ध और लंबा खिंचा तो औपनिवेशिक सरकार को भी फौज के लिए सामान चाहिए था। तो उन्होंने जूट की बोरियों, वर्दी के कपड़ों, टेंट, चमड़े के जूते और भी न जाने कितने सामानों के लिए भारतीय कारखानों को ही ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इस जबरदस्त मांग को पूरा करने के लिए नए नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखानों को तो कई कई शिफ्ट में चलाया जाने लगा। लेकिन औद्योगिक विकास की यह कहानी सिर्फ इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं थी। जैसा कि हम यहाँ एड्यूटेकिन में हमेशा समझने की कोशिश करते हैं कि हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और वो था लघु उद्योगों का। ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। 1911 में बड़े उद्योगों में जितने भी लोग काम कर रहे थे, उनमें से लगभग 67%, सोचिए 67% हिस्सा सिर्फ 2 प्रांतों में था, बंगाल और बंबई। और 1931 तक भी हालात कुछ ऐसे ही थे। भारत के जो बड़े उद्योग थे वो कुछ ही जगहों पर सिमटे हुए थे, जैसे बंगाल, बंबई और मद्रास के आसपास।
इसका सीधा सा मतलब ये था कि देश के बाकी हिस्सों में छोटे पैमाने का उत्पादन ही हावी था, वहीं का बोलबाला था। और ये एक और दिलचस्प बात है, एक तरफ फैक्ट्रियों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही इन रजिस्टर्ड कारखानों में काम करता था। ज्यादातर मजदूर तो आज भी छोटी छोटी वर्कशॉप्स और घरेलू इकाइयों में काम कर रहे थे, और 20वीं सदी में इनकी संख्या घट नहीं रही थी, बल्कि लगातार बढ़ रही थी। चलिए अब बात करते हैं हथकरघा बुनकरों की। मशीनों के आने के बाद कोई भी ये सोच सकता था कि बुनकर तो शायद अब खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने नई तकनीक को अपनाकर खुद को समय के साथ ढाला और बाजार में टिके रहे। ये उनके लचीलेपन का, उनकी हिम्मत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बुनकरों की मदद करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक थी फ्लाई शटल। ये रस्सियों और पुलियों से चलने वाला एक मैकेनिकल औजार था। इसके इस्तेमाल से बुनकर कम समय में कहीं ज्यादा कपड़ा बना सकते थे, और तो और अब वो बड़े अर्श का कपड़ा भी आसानी से तैयार कर सकते थे। इससे उनकी उत्पादन क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आप अंदाजा लगाइए कि 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल्स लग चुके थे, और त्रावणकोर, मद्रास और मैसूर जैसे इलाकों में तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा था, जहां 70 से 80% बुनकरों ने इसे अपना लिया था। इस नई तकनीक ने उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में वाकई बहुत मदद की। हाथ से बुने कपड़ों की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी उनकी बारीक और खूबसूरत डिजाइन। ये एक ऐसी कला थी, एक ऐसा हुनर था जो भारतीय हथकरघा बुनाई को मशीनों से बने कपड़े से बिल्कुल अलग खड़ा करता था। और यही बुनकरों की सबसे बड़ी ताकत थी। जैसा कि ये वाक्य बताता है, उनकी जो खास किस्म की बुनाई थी, जैसे बनारसी साड़ियाँ या मद्रास की लुंगियाँ, जिनकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती थी, उनकी नकल मशीनें कर ही नहीं सकती थी। ये उनका वो अनोखा हुनर था जिसने उन्हें बाजार में बनाए रखा। हालांकि ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि सभी बुनकरों की हालत एक जैसी नहीं थी। जो बुनकर गरीबों के लिए मोटा कपड़ा बनाते थे, उनका जीवन बहुत मुश्किलों भरा था। जब भी फसल खराब होती या अकाल पड़ता, तो गरीब लोग कपड़ा नहीं खरीद पाते थे और उनका पूरा बाजार ठप पड़ जाता था। वहीं दूसरी तरफ जो बुनकर अमीरों के लिए महीन कपड़ा बनाते थे, उनकी स्थिति काफी बेहतर थी, क्योंकि अमीर लोग मुश्किल समय में भी कपड़ा खरीद सकते थे, उनकी मांग पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारत का औद्योगिकरण कोई सीधी साधी कहानी नहीं थी, जहां फैक्ट्री ने हथकरघे को खत्म कर दिया। नहीं, ये तो सह अस्तित्व की, यानी साथ साथ रहने की, एक दूसरे के हिसाब से ढलने की और अलग अलग बाजारों की एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प तस्वीर थी। तो चलिए, आज हमने जो मुख्य बातें सीखी हैं, उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि कैसे भारतीय उद्योगपतियों ने शुरू में मैनचेस्टर से सीधी टक्कर लेने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। फिर हमने जाना कि कैसे पहले विश्व युद्ध ने भारतीय उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका पैदा कर दिया। हमने ये भी समझा कि रोजगार के मामले में बड़े कारखानों से ज्यादा छोटे उद्योगों का ही बोलबाला रहा। और आखिर में हमने देखा कि कैसे बुनकरों ने नई तकनीक और अपने हुनर के दम पर अपनी जगह बनाए रखी। तो इस अध्याय को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। इस पर जरूर सोचिएगा। क्या भारत का औद्योगिक विकास सिर्फ एक ऐसी कहानी थी जिसमें नई तकनीक ने पुरानी को पूरी तरह से हटा दिया, या फिर यह अनुकूलन और लचीलेपन की एक ऐसी अनूठी यात्रा थी जहां पुराने और नए ने एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया? पिछले कुछ हिस्सों में हमने ये समझा कि कैसे ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, उनके सामने एक बिल्कुल नई चुनौती आकर खड़ी हो गई। और वो चुनौती थी इन नई बनी चीजों के लिए ग्राहक कैसे तैयार किए जाएं। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ फैक्ट्रियों में बहुत सारा माल बना लेना ही तो काफी नहीं था। उस माल को खरीदने के लिए लोगों को राजी भी तो करना था। मतलब लोगों के मन में एक नई जरूरत पैदा करनी थी। उन्हें ये महसूस कराना था कि उन्हें इस चीज की वाकई में जरूरत है। तो सवाल यही था कि आखिर ये किया कैसे जाए। और इस बड़े सवाल का जवाब मिला विज्ञापनों में। विज्ञापन एक ऐसा तरीका बनकर उभरे जिससे नए नए ग्राहक बनाए जा सकते थे। देखिए, विज्ञापनों का काम ही यही है। वो लोगों की सोच को बदलते हैं, उनकी जरूरतों को एक नया आकार देते हैं और धीरे धीरे एक नई उपभोक्ता संस्कृति यानी एक नया कंज्यूमर कल्चर बना देते हैं। आज तो हम हर तरफ विज्ञापन देखते हैं,
लेकिन इसकी जो असली शुरुआत है वो इसी दौर में हुई थी। और एक दिलचस्प बात यह है कि विज्ञापन का सहारा सिर्फ ब्रिटिश उद्योगपतियों ने ही नहीं लिया। जब हमारे भारतीय उद्योगपतियों ने अपने उत्पाद बनाने शुरू किए तो उन्होंने भी बाजार पर कब्जा करने के लिए विज्ञापनों का खूब इस्तेमाल किया। लेकिन दोनों के तरीकों और उनके मकसद में एक बहुत बड़ा फर्क था। चलिए उसे समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले तरीके को समझते हैं। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाया करते थे। अब ये लेबल सिर्फ कपड़े की जानकारी नहीं देते थे, नहीं, इनका एक बहुत बड़ा और गहरा मकसद था। उस लेबल पर कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह का पता लिखा होता था। इससे खरीदारों को ये तो पता चल जाता था कि कपड़ा कहाँ बना है। और जब लेबल पर मोटे मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था ना, तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी भी तरह का डर महसूस नहीं होता था। उन्हें एक तरह का भरोसा हो जाता था कि वो अच्छी क्वालिटी का माल खरीद रहे हैं। अब जरा इन लेबलों को और ध्यान से देखिए। इन पर सिर्फ शब्द नहीं छपे होते थे, बल्कि इन पर तस्वीरें भी बनी होती थीं। ये तस्वीरें अक्सर भारतीय देवी देवताओं की होती थीं, जैसा कि आप बाईं तरफ वाले लेबल में देख सकते हैं। अब देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से भारतीयों को एक जाना पहचाना सा एहसास होता था, एक अपनेपन का एहसास। और दाईं तरफ के लेबल पर देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर है। तो होता ये था कि जब लेबल पर किसी नवाब या महाराजा, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर होती थी, तो खरीदारों को अपने आप लगने लगता था कि ये कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक शाही चीज है जिसकी क्वालिटी तो अच्छी होगी ही। इन तस्वीरों के जरिए ये संदेश दिया जाता था कि भाई इस उत्पाद का सम्मान तो शाही लोग भी करते हैं, इसलिए इसकी गुणवत्ता पर कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। अच्छा, लेबलों के बाद निर्माताओं ने विज्ञापन का एक और बहुत ही असरदार तरीका खोज निकाला, और वो तरीका था कैलेंडर का। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अब सवाल ये उठता है कि कैलेंडर इतने असरदार क्यों साबित हुए? इसकी वजह बिल्कुल साफ थी। देखिए, अखबार और पत्रिकाएं तो वही लोग पढ़ सकते थे जो पढ़े लिखे हों, लेकिन कैलेंडर तो उन लोगों तक भी पहुंच जाते थे जो पढ़े लिख नहीं सकते थे। उन्हें चाय की दुकानों में, दफ्तरों में और मध्यम वर्गीय घरों में भी लटकाया जाता था। और जो लोग इन कैलेंडरों को अपनी दीवार पर लगाते थे, वो साल भर हर रोज उस उत्पाद का विज्ञापन देखते थे। जरा इस कैलेंडर को देखिए। ये 1928 का ग्राइप वाटर का कैलेंडर है। इसमें भगवान कृष्ण की बाल रूप वाली तस्वीर बनी हुई है। अब आप सोचिए, कोई भी माँ जब अपने बच्चे के लिए ग्राइप वाटर खरीदने के बारे में सोचेगी और उस पर बाल कृष्ण की ये तस्वीर देखेगी, तो उसे ये प्रोडक्ट ज्यादा भरोसेमंद लगेगा। ये विज्ञापन सीधे सीधे भावनाओं से जुड़ रहा था। तो इस तरह से एक धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल करके उत्पाद को एक भरोसेमंद और पवित्र चीज के तौर पर पेश किया गया। ठीक इसी तरह ये देखें, ये 1934 का सनलाइट साबुन का कैलेंडर है। इसमें भी देवताओं को आसमान से रोशनी लाते हुए दिखाया गया है। तो लेबलों की ही तरह इन कैलेंडरों में भी देवी देवताओं की तस्वीरों का खूब इस्तेमाल हुआ। कोशिश ये दिखाने की होती थी कि मानो इस उत्पाद को खुद देवताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये एक बहुत ही चालाक रणनीति थी, क्योंकि ये उत्पाद को एक रोजमर्रा की साधारण चीज से उठाकर कुछ खास, कुछ विशेष बना देती थी। तो इन सारे विज्ञापनों का जो छिपा हुआ संदेश था, वो क्या था? संदेश बिल्कुल साफ था। अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तो फिर इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को देवी देवता इस्तेमाल कर रहे हैं या इससे भगवान का आशीर्वाद मिला है, तो जाहिर सी बात है कि ये खरीदने के लायक ही है। अच्छा, जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाना शुरू किया तो उन्होंने भी इन तरीकों को तो अपनाया, लेकिन उनके विज्ञापनों में एक नया और बहुत ही शक्तिशाली तत्व जुड़ गया, और वो तत्व था राष्ट्रवाद का संदेश। जब भारतीय निर्माता विज्ञापन देते थे तो उनका मकसद सिर्फ अपना माल बेचना नहीं होता था। नहीं, उनके विज्ञापनों में राष्ट्रवादी संदेश बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। वो लोगों से अपील करते थे कि अगर आप अपने राष्ट्र की, अपने देश की परवाह करते हैं तो सिर्फ भारत में बनी चीजें ही खरीदें। यानी कि स्वदेशी का संदेश उनके विज्ञापनों का केंद्र बन गया। अब जरा इस लेबल को देखिए। ये एक भारतीय मिल के बनाए हुए कपड़े का लेबल है। इसमें देवी देवताओं की जगह भारत माता की तस्वीर है, जिनके हाथ में कपड़ा है। ये तस्वीर सीधे तौर पर लोगों से कह रही है कि भारत में बने कपड़े का इस्तेमाल करें और अपने देश की मदद करें। यहाँ पर देवी देवता सिर्फ उत्पाद को बेचने का जरिया नहीं थे, बल्कि वे राष्ट्रीय अस्मिता और स्वावलंबन के प्रतीक बन गए थे। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ देख सकते हैं।
ब्रिटिश विज्ञापन भारतीय देवताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनका विदेशी उत्पाद भारतीयों को थोड़ा अपना सा लगे और लोकप्रिय हो जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय विज्ञापन राष्ट्रवादी चेतना का प्रतीक बन गए थे, जो लोगों को विदेशी माल का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इस पूरे अध्याय से हमने क्या सीखा? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि जब उद्योगों का ये नया युग आया तो उसने बाजार का पूरा स्वरूप ही बदल कर रख दिया। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नया उपभोक्ता वर्ग बनाना बहुत जरूरी हो गया था, और इस काम में विज्ञापनों ने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि औद्योगिकरण ने सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं बदला, इसने लोगों के जीवन को, उनकी सोच को और यहाँ तक कि राष्ट्रीय आंदोलन को भी बहुत गहरे तक प्रभावित किया। विज्ञापन अब सिर्फ बाजार बनाने का एक जरिया नहीं रहे, बल्कि वो संस्कृति और राष्ट्रवाद की लड़ाई का एक मैदान बन गए। तो आज का पाठ खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए, क्या आज के विज्ञापन भी लगभग 100 साल पहले की तरह ही काम करते हैं? क्या वो अब भी देवी देवताओं, राष्ट्रीय प्रतीकों और बड़ी हस्तियों का इस्तेमाल करके हमारी भावनाओं और हमारी पहचान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं।